अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नुक्ता के साथ मैं हूँ शहीर अहमद शेख। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखने वाले अर्तुगरुल गाजी की हर फतह उन्हें उनके मकसद के मज़ीद करीब ले जा रही थी। सल्तनत उस्मानिया के असल सफ़र का आगाज़ तब होता है जब सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी को सोगौत और बेलचक की ज़मीनें सौंपते हैं, जहाँ वो अर्तुगरुल गाजी को ये इख्तियार भी देते हैं कि वो इन सरज़मीनों पर अपना अलग वतन भी बना सकते हैं। आज हम अपने नाजरीन को अर्तुगरुल गाजी के सोगौत आने के बाद के हालात से बावर करवाएंगे। हम दरिलियस अर्तुगरुल के सीज़न 5 की मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे सिर्फ 20 मिनट में। नाजरीन, सीज़न 4 में अर्तुगरुल गाजी बेशुमार फितनों के सर कुचलने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की वसीयत के मुताबिक सोगौत हिजरत करने के लिए रवाना होते हैं। अर्तुगरुल गाजी कबीले में तुर्गत, बामसी और आर्तुक बे के साथ बैठकर कोशेदाग की जंग का जिक्र कर रहे होते हैं, जिसमें अर्तुगरुल गाजी बताते हैं कि कोशेदाग की जंग के नतीजे में मंगोल सल्जोकों पर काबिज हो चुके हैं, जिसकी वजह से सल्जोक सल्तनत पर मंगोलों का कब्जा है। चूंकि सोगौत अनातोलिया का दिल है, इसलिए मंगोलों की इस यलगार का रुख सोगौत की जानिब भी होगा। नाज़रीन, ये वो दौर था जब उस्मान गाजी अपनी नौउम्री को पहुंच रहे थे, लेकिन अभी से उनमें जंगे लड़ने और जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा पाया जाता था। उस्मान गाजी शिकार के लिए जंगल में मौजूद होते हैं, जहां ड्रैगोस के आदमी थियोक्लस और उसकी बेटियों को कत्ल करने के लिए वहां मौजूद होते हैं, लेकिन उस्मान गाजी अपनी बहादुरी के साथ उन्हें वहां से बचा लेते हैं। इस हमले के नतीजे में उस्मान बे जख्मी हो जाते हैं। उनकी मदद के लिए उमरोलो कबीले के सरदार उमर बे की बेटी अलबालगाए खातून वहां पहुंच जाती हैं और उस्मान को बचा लेती हैं। अलबालगाए खातून उस्मान समेत थियोक्लस और उसकी बेटियों को जख्मी हालत में काई कबीले ले आती हैं। अर्तुगरुल गाजी अलबालगाए खातून और थियोक्लस को खाने की दावत देते हैं। इस दावत के दौरान एक मंगोल कमांडर काई कबीले आता है और कहता है कि मैं मंगोलों की जानिब से इन इलाकों पर गश्त कर रहा हूँ और आज रात हम यहाँ गुजारेंगे। इस मौका पर उस मंगोल कमांडर की नज़र अलबालगाए खातून पर पड़ती है और वो अलबालगाए खातून की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये खातून भी आज मेरे साथ यहीं रुकेंगी। अर्तुगरुल गाजी मंगोल की इस नाजेबा हरकत पर उसका बाजू काट देते हैं और कबीले से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कूनिया के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में उस मंगोल कमांडर का भाई अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देता है, जिसके नतीजे में वो अर्तुगरुल गाजी को घोड़े के साथ बांधकर घसीटता है। अर्तुगरुल गाजी को इस मुश्किल से बचाने के लिए सफ़ेद दाढ़ी वाले वहां आ जाते हैं और इस मंगोल कमांडर को कत्ल करके अर्तुगरुल गाजी की जान बचा लेते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले अर्तुगरुल गाजी को बताते हैं कि कूनिया में एक संदूक है जिसमें बहुत अहम मालूमात हैं। ये रियासत का वो संदूक होता है जिसमें जासूसों के नाम और अहम दस्तावेजात होते हैं, लेकिन अमीर बहाउद्दीन ये संदूक हलाकू खान को बेच रहा है। आप उस संदूक की हिफाजत करें, आपकी मदद के लिए वहां पर कोई मौजूद होगा। अर्तुगरुल गाजी तुर्गत और बामसी के साथ कूनिया रवाना हो जाते हैं। महल में पहुंचकर अर्तुगरुल गाजी तुर्गत और बामसी को संदूक तलाश करने का फरीजा सौंपते हैं। नाजरीन, बामसी और तुर्गत अल्प उस खुफिया कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां संदूक मौजूद होता है, लेकिन वहां मंगोल सिपाही पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में मरगन उनकी मदद करता है। नाजरीन, मरगन एक मंगोल सिपाही था जो नोयान की बहन आलंगोया के साथ हानली बाजार आता है। जब अर्तुगरुल गाजी उन पर हमला करते हैं तो मरगन इस हमले में बच निकलता है और इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वालों के तवस्सुत से मुसलमान हो जाता है और रियासत का जासूस बनकर मंगोलों के साथ काम करता है। मरगन तुर्गत को बताता है कि मंगोल कमांडर ताराबोट संदूक लेकर रवाना हो चुका है। अर्तुगरुल गाजी मरगन की मदद से ताराबोट को पकड़कर संदूक छीन लेते हैं। इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वालों के हुक्म के मुताबिक मरगन अर्तुगरुल गाजी के मातहत काम करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, सोगौत की सरजमीन पर वाक़ एक किला जिसका नाम लिफ्के का किला था, जिसका गवर्नर यानीज़ होता है। यानीज़ इन सरजमीनों पर अमन चाहता था और इस वजह से वो थियोक्लस की मदद से इन ज़मीनों पर अमन कायम करना चाहता था। ये वही थियोक्लस है जिसको उस्मान और अलबालगाए खातून ड्रैगोस के आदमियों से बचा कर लाते हैं। थियोक्लस यानीज़ का आदमी होता है और इसके पास कुछ अहम मालूमात होती हैं, जिसकी वजह से ड्रैगोस उसे मारना चाहता था। यानीज़ अपने कमांडर से थियोक्लस के मुतल्लिक पूछता है। लाइंसेस गवर्नर को बताता है
कि त्यूक्लस इस वक्त काई कबीले में है। नाज़रीन, लाइनसेस भी ड्रैगोस का ही आदमी होता है। गवर्नर लाइनसेस को हुक्म देता है कि वो त्यूक्लस को यहाँ ले आए। चूंकि लाइनसेस ड्रैगोस का आदमी था, इसलिए वो हरगिज ये नहीं चाहते थे कि त्यूक्लस गवर्नर से मिले, इसलिए लाइनसेस त्यूक्लस को काई कबीले में ही मरवा देता है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रैगोस नामी शख्स कौन है। ड्रैगोस एक कमांडर था जो सोगौत पर कब्जा करना चाहता था। वो इस पूरे इलाके को अपने इख्तियार में लाना चाहता था, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि किसी तरीके से काइयों को इस सरजमीन से निकाला जा सके। नाज़रीन, अगर आप इस कमांडर की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नुक्ता की वीडियो का लिंक मौजूद है। दूसरी जानिब अलबालगाए खातून के वालिद उमर बे अपने पूरे कबीले के हमरा सोगौत आ जाते हैं। उमर बे रियासत के अमीर बहाउद्दीन के कहने पर सोगौत आते हैं। अमीर बहाउद्दीन उमर बे को सोगौत इसलिए भेजते हैं ताकि वो इन सरजमीनों से टैक्स वसूल कर सकें। उमर बे जब सोगौत पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि अर्तुगरुल कूनिया में मौजूद हैं। उमर बे अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए काई कबीले में जाकर ऐलान करते हैं कि वो एक नया सोगौत बनाएंगे। इस बात पर गुंदोज बे, जो कि अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े बेटे होते हैं, वो उमर बे की गर्दन पर चाकू रख लेते हैं। गुंदोज बे के चाकू रखने से उमर बे को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। अलबलगाए खातून गुंदोज बे को कहती हैं कि मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। इस तरह उमरोलो कबीले और काइयों के दरमियान इख्तलाफात का आगाज़ हो जाता है। नाज़रीन, ड्रैगोस सोगौत के चर्च की घंटी बजाने वाला होता है। वो अपना भेस बदल कर सोगौत में रहता है। ये सब की नज़रों में कुबड़ा और बहुत लाचार होता है, लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों को जड़ से काटने की साजिशें कर रहा होता है। ड्रैगोस को जब ये मालूम होता है कि उमर बे और काइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए हैं, तो वो इनको मज़ीद तूल देने के लिए अलबलगाए खातून के सिपाहियों पर हमला करवा देता है और इसका इल्ज़ाम गुंदोज बे पर लगा देता है। जबकि गुंदोज बे लेफ्के किले की गवर्नर यानीस की बेटी ईरान से मिलने के लिए गए होते हैं। क्योंकि ईरान और गुंदोज दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, चूँकि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते थे, इसलिए उनकी तमाम तर मुलाकातें खुफिया होती थीं। गुंदोज बे जब ईरान से मिलकर वापस सोगौत आते हैं तो अलबलगाए खातून उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुमने मेरे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया है। गुंदोज बे अलबलगाए खातून को समझाते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, लेकिन अलबलगाए खातून गुंदोज बे पर यकीन नहीं करती। गुंदोज बे गुस्से में आकर अलबलगाए को थप्पड़ दे मारते हैं, जिसके जवाब में अलबलगाए खातून खंजर से वार कर देती हैं और ऐन इसी मौका पर अर्तुगरुल गाजी गुंदोज के सामने आ जाते हैं और वो खंजर अर्तुगरुल गाजी को लग जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी अलबलगाए खातून से तमाम वाक़या सुनने के बाद गुंदोज बे से सवाल करते हैं कि वो उस वक्त कहाँ थे जब इनके सिपाहियों पर हमला किया गया। गुंदोज बे चूँकि उस वक्त को सबके सामने अयान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो खामोश रहे। अर्तुगरुल गाजी अपने बेटे गुंदोज बे को जिंदान में डाल देते हैं और तफ्तीश शुरू करने का हुक्म देते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब उस्मान और साउची बे शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, जहां ड्रैगोस के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में साउची बे जख्मी हो जाते हैं, जिस वजह से उस्मान और साउची बे इन दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन उस मौका पर अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों समेत वहां पहुंच जाते हैं और उस्मान और साउची बे को बचाने में आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। और उधर गुंदोज बे जिंदान से भाग जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो असल कातिलों को पकड़कर खुद को बेकसूर साबित कर सकें। ड्रैगोस चूंकि भेस बदलकर सोगौत में ही मौजूद होता है, इसलिए वो गुंदोज को भागते हुए देख लेता है। वो इस सूरत हाल से मजीद फ़ायदा उठाने के लिए गुंदोज का पीछा करता है। वो गुंदोज बे को पीछे से वार करके उसे बेहोश कर लेता है। ड्रैगोस का मकसद गुंदोज को मारना नहीं था, वो सिर्फ अर्तुगरुल गाजी और उमरोलो कबीले के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो गुंदोज का खंजर लेकर उमरो बे को मार देता है और वो खंजर वहीं छोड़ाता है ताकि सबको यही लगे कि गुंदोज बे ने उमर बे को कत्ल किया है। यहाँ बिल्कुल ड्रैगोस की उम्मीदों के मुताबिक ही हुआ। इस सूरत हाल की वजह से गुंदोज बे के घेरा मज़ीद तंग हो जाता है और दूसरी जानिब
जब गुंदोज बे को होश आता है तो वो सौगौत आकर अपने दोस्तों की दुकान में छुप जाता है। गुंदोज बे का दोस्त उन्हें बताता है कि उमर बे को कत्ल कर दिया गया है और सबका शक आप पर है, इसलिए इन हालात में आप सौगौत ना रहें। गुंदोज बे वहां से भाग जाता है। चूंकि ड्रैगोस को गुंदोज का ठिकाना मालूम होता है, इसलिए वो इल्बलगाय खातून को उस ठिकाने का बता देता है, जिसके नतीजे में इल्बलगाय खातून अपने सिपाहियों के साथ गुंदोज बे को पकड़ लेती हैं। जैसे ही गुंदोज बे को कत्ल करने लगती हैं तो वहाँ एरन खातून पहुंचकर गुंदोज बे को बचा लेती हैं और अपने साथ लेफ्के के किले में ले जाती हैं, जहाँ वो गुंदोज बे को खुफिया तौर पर छुपा कर रखती हैं। नाज़रीन, थियोक्लस की बेटियां लेफ्के किले के गवर्नर से मिलने के लिए कबीले से भाग जाती हैं। वो कबीले से बाहर निकलती हैं कि ड्रैगोस के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और कत्ल करने ही लगते हैं कि तुर्गोतल्प मर्गन के साथ वहां आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद तुर्गत उनसे पूछता है कि तुम लोग क्यों भाग रही हो। जवाब में वो कहती हैं कि हम लेफ्के किले के गवर्नर से मिलने के लिए जा रही हैं। हमारे बाबा थियोक्लस ने हमें एक हार गवर्नर तक पहुंचाने के लिए दिया था। तुर्गत वो हार लेकर किले जाता है और गवर्नर को इस सूरत हाल से आगाह करता है। तुर्गत गवर्नर को बताते हैं कि थियोक्लस तो मर चुका है, अलबत्ता उसने ये हार आपको देने को कहा था। हार देने के बाद तुर्गत वहां से चला जाता है। गवर्नर को इस हार की मदद से मालूम हो जाता है कि वो नामालूम शख्स ड्रैगोस कौन है और कहाँ होता है, लेकिन गवर्नर का सबसे करीबी आदमी लाइंसस भी ड्रैगोस का आदमी होता है, इसलिए वो गवर्नर को मार देता है और खुद गवर्नर बन जाता है। इसके बाद लाइंसस को ये भी मालूम हो जाता है कि गुंदोज किले में ही है, इसलिए वो महसूलात का मुतालबा करता है। अर्तुरुल गाजी अपने बेटे को किले से बाहर निकालने के लिए लाइंसस को भारी रकम अदा करते हैं। दूसरी जानिब रियासत का अमीर बहाउद्दीन सौगौत आ जाता है। उसका यहाँ आने का मकसद उमर बे के कातिल को सज़ा देना और अर्तुरुल गाजी से महसूलात लेना था। अर्तुरुल गाजी गुंदोज बे को लेकर सौगौत आ जाते हैं और अदालत में फैसला होने की दरख्वास्त करते हैं। अदालत में गवर्नर यानीस की बेटी एरन गुंदोज की गवाही देती हैं और इसी तरह गुंदोज बे रिहा हो जाते हैं। नाज़रीन, सिलजान खातून अपने बेटे सुलेमान के साथ काई कबीले आती हैं। यहाँ आने के बाद वो अर्तुरुल गाजी को बताती हैं कि एक तुर्क मंगोलों के लिए काम कर रहा है, वो बागी कबीलों के सरदारों को कत्ल कर रहा है, इसलिए गुंदोगदो बे और सुंगरतिकन बे अपनी जान बचाकर किसी खुफिया जगह पर बैठे हैं। उस तुर्क की शक्ल किसी ने भी नहीं देखी, सब उसके नाम अलबास्ती से वाकिफ हैं। बेबुलात बे, जो कि इल्बालगाय खातून का भाई होता है, वो सौगौत आ जाता है। वो अपने बाप के कत्ल का सुनकर सौगौत आता है। दरअसल बेबुलात ही अलबास्ती होता है जो मंगोलों के कहने पर तुर्कों पर तशद्दुद करता है। इसकी इस हकीकत से सिर्फ अमीर बहाउद्दीन ही वाकिफ होते हैं और दूसरी जानिब यूरानोस लेफ्के किले का नया गवर्नर बनकर इन सरजमीनों पर आ जाता है। यूरानोस बराह रास्त ड्रैगोस का आदमी होता है और वो इसके लिए काम करता है। अर्तुरुल गाजी यूरानोस के साथ मुआहिदा करते हैं कि वो मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद बनाएंगे। इस पर अर्तुरुल गाजी यूरानोस को इतला देते हैं कि मंगोल महसूलात लेकर कूनिया जा रहे हैं। अर्तुरुल चाहते हैं कि वो मंगोलों से टैक्स छीन लें। यूरानोस बिल्कुल ऐसा ही करता है और ये तमाम टैक्स इकट्ठा करके खुफिया गार में रख देता है। मर्गन उस खुफिया गार का पता लगाता है और अर्तुरुल के साथ मिलकर उस गार में सोना निकाल लेते हैं। टैक्स के चोरी होने के बाद मंगोल कमांडर अलंचक काई कबीले पर हमला कर देता है। इस हमले में वो उस्मान और गुंदोज पर तशद्दुद करता है। बामसी बे अर्तुरुल को इस हमले की खबर देते हैं तो अर्तुरुल गाजी अलंचक के आने की असल वजह समझ जाते हैं और कहते हैं जब तक मैं अलंचक को वो संदूक नहीं दूंगा वो किसी को कुछ नहीं कर सकता। अलंचक उस्मान की बहादुरी देखते हुए उसे सिपाहियों के हाथ जंगल में शमन के पास भेज देते हैं, जहां वो बच्चों को मंगोल बनाने की तरबियत दिया करता था। अर्तुरुल गाजी अलंचक से पहले बरके खान के सफ़ीर से मिलते हैं और बरके खान के साथ मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का कहते हैं। इसके बाद अर्तुरुल गाजी कबीले आते हैं और अलंचक से 3 दिन का वक्त मांगते हैं और उसे कहते हैं कि 3 दिन बाद तुम्हें संदूक मिल जाएगा और उसी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अर्तुरुल गाजी को भी ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अर्तुरुल उस्मान को भी ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और साथ ही अलंचक को संदूक भी दे देते हैं। चूँकि इस संदूक की एक ख़ासियत ये थी कि अगर इसे चाबी के बगैर खोला जाए तो तमाम तर दस्तावेज़ात ज़ाया हो जाएंगे। अलंचक ने इस संदूक को चाबी के बगैर खोला
اور اس طرح تمام اہم معلومات ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد النچک الباستی کو کہتا ہے کہ وہ ارطغرل غازی کو قتل کرے۔ اس کے بدلے میں الباستی کو ان سرزمینوں کا سردار اعلیٰ بنائیں گے۔ ناظرین، الباستی سردار اعلیٰ بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور وہ آرتک بے جو کہ ارطغرل غازی کے سب سے قریبی شخص ہوتے ہیں ان کی آنکھیں تک ضائع کر دیتا ہے، اور دوسری جانب سلجان خاتون کے بیٹے سلیمان کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی ایک چال کے تحت آلنچک کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس سے الباستی کا پوچھتے ہیں۔ دوسری جانب الباستی بامسی بے کے بیٹے کو اغوا کر کے ڈریگوس کے حوالے کر دیتا ہے، اور ڈریگوس بامسی سے اس کے بیٹے کے بدلے النچک کا مطالبہ کرتا ہے۔ بامسی النچک کو لے آتا ہے، جس کے بعد ڈریگوس بامسی بے کو قتل کرنے ہی لگتا ہے کہ ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں سمیت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور النچک کو قتل کر کے ڈریگوس کو سوغوت میں سب کے سامنے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان سرزمینوں پر الباستی وہ واحد دشمن رہ جاتا ہے جو مسلمانوں بالخصوص ارطغرل غازی کو مار کر ان سرزمینوں پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 100 دن سونار کی تو ایک دن لوہار کی۔ بالکل ایسے ہی مناظر ہمیں الباستی کے معاملے میں دیکھنے کو ملے۔ الباستی چونکہ بے بلاد ہوتا ہے، اس لیے البلگائے خاتون خود ہی اپنے بھائی کا پول کھول دیتی ہے، جس کے بعد ارطغرل غازی اور البلگائے خاتون الباستی کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں، اور اس موقع پر گندوگدو بے آ جاتے ہیں اور وہ آ کر الباستی کو تیر مار کر پہاڑی سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ان سب فتنوں کے بعد کارابوکا نامی منگول کمانڈر ان زمینوں پر آ جاتا ہے۔ کارابوکا الباستی کو زخمی حالت میں سمندر کے کنارے پر دیکھتا ہے، جس کے بعد وہ الباستی کا علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد کارابوکا اور الباستی گھات لگا کر ارطغرل غازی پر حملہ آور ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ارطغرل کے زیادہ تر سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، جن میں مرگن دومرل الپ شامل تھے، اور دوسری جانب ترگوتل شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ الباستی کی بہن البلگائے خاتون کو جب ارطغرل غازی پر ہونے والے حملے کا علم ہوتا ہے تو وہ ارطغرل کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں آخرکار البلگائے خاتون اس جگہ تک پہنچ جاتی ہیں جہاں الباستی نے ارطغرل غازی کو رکھا ہوتا ہے۔ اس طرح ارطغرل غازی اور البلگائے خاتون مل کر الباستی کا حقیقی طور پر خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس سب صورتحال کے بعد ارطغرل غازی برقع خان کے پاس منگولوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، برقع خان پہلے ایک منگول تھا، جس کے بعد وہ مسلمان ہوا۔ برقع خان کے پاس ایک کثیر تعداد میں فوج دستیاب تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارطغرل غازی منگولوں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ برقع خان کا سب سے وفادار کمانڈر قیات ہی برقع خان کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ منگولوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اس بات کا علم برقع خان کو نہیں ہوتا۔ ارطغرل غازی برقع خان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کمانڈر ایک منگول ہے۔ برقع خان ارطغرل غازی پر یقین نہیں کرتے۔ برقع خان ارطغرل غازی کے سامنے ایک صورتحال رکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا خاص کمانڈر قیات غدار ہے تو برقع خان ارطغرل غازی کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ ارطغرل غازی ایک چال چلتے ہیں جس کے تحت برقع خان کا کمانڈر غدار ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ منگول کمانڈر کارابوکا کے ساتھ ملاقات کرتے وقت پکڑا جاتا ہے۔ اس پر برقع خان اور ارطغرل غازی اس غدار قیات اور کارابوکا کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل غازی برقع خان کے ساتھ اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے بعد ارطغرل غازی ریاست کے حکم پر ایک جنگ میں شرکت کرنے کے لیے عبد الرحمن غازی کے ہمراہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور یوں دریلیس ارطغرل کا سیزن 5 اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔